हेलो स्टूडेंट, मैं सुशील सिंह आपके हिंदी के अध्यापक। आज हम लोग पढ़ेंगे विराम चिन्ह, जिसे इंग्लिश में पंचुएशन के नाम से आप जानते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, विराम का अर्थ है रुकना और चिन्ह का अर्थ है संकेत। इसका अर्थ हुआ कि विराम चिन्ह हमें बोलते समय कुछ कुछ जगहों पर रुकने का संकेत देता है। वाक्यों को बोलते समय कहीं कहीं पर कुछ समय के लिए रुकना होता है और कहीं पर अधिक समय के लिए। रुकना होता है और कहीं पर अधिक समय के लिए। इतना ही नहीं, कहीं पर प्रश्न पूछने का संकेत देना होता है और कहीं कहीं पर आश्चर्य, हर्ष, घृणा, शोक आदि भावों को प्रकट करने का संकेत देना होता है। जैसे राम, मोहन और देवेश बाग में खड़े हैं। इस वाक्य में राम के बाद और मोहन के पहले रुकने का संकेत न हो तो लगेगा कि बाग में दो ही बालक खड़े हैं। जैसे आप देख रहे हैं, राम, उसके बाद चिन्ह लगा है कामा का, राम, मोहन और देवेश बाग में खड़े हैं। अगर राम के बाद कामा नहीं लगा रहता तो लगता है राम मोहन, तो एक नाम हो जाता। ठीक है, तो लगता क्या है, एक ही किसी एक का नाम है राम मोहन, लेकिन राम के बाद कामा है तो राम एक हो गया, मोहन दूसरा हो गया और देवेश, मतलब तीन लोग खड़े हैं। बाग में कितने लोग खड़े हैं? तीन लोग खड़े हैं। तो कैसे पता चला? राम के बाद कामा लगा है, फिर मोहन और देवेश बाग में खड़े हैं। विभिन्न प्रकार के संकेतों के लिए अलग अलग विराम चिन्ह बने हैं। आइए उनमें से कुछ विराम चिन्हों के बारे में जानते हैं या जानें। आप यहाँ पर देख रहे हैं पूर्ण विराम। पहला आपका क्या दिया है? पूर्ण विराम, जिसे आप फुल स्टॉप कहते हैं। इंग्लिश में इसको फुल स्टॉप के नाम से जानते हैं और हिंदी में इसे पूर्ण विराम कहते हैं। जब वाक्य पूरा हो जाए तब अंत में पूर्ण विराम का चिन्ह लगता है। जब सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है तो वाक्य के अंत में पूर्ण विराम का चिन्ह लगता है। पूर्ण विराम का चिन्ह कैसा होता है? एक स्टैंडिंग लाइन होती है, यही आपका क्या है? पूर्ण विराम का चिन्ह है। आप जा रहे हैं, यह सेंटेंस वाक्य कंप्लीट हुआ तो कौन सा चिन्ह लगा? यहाँ पर हैं के बाद पूर्ण विराम का चिन्ह लगा है। मैं कल जाऊंगा। आप जा रहे हैं, यहाँ पर पूर्ण विराम का चिन्ह लगा है। मैं कल जाऊंगा, यहाँ पर भी आप देख रहे हैं पूर्ण विराम का चिन्ह लगा है। नेहा और गौतम अभी रुकेंगे। नेहा और गौतम अभी रुकेंगे। सेंटेंस कंप्लीट हुआ, वाक्य पूरा हुआ तो पूर्ण विराम का चिन्ह लगा है, यहाँ पर भी लगा है। बताओ कि सूरज किस दिशा में उगता है। सेंटेंस कंप्लीट हुआ और है के बाद पूर्ण विराम का चिन्ह लगा है। पूर्ण विराम मीन्स पूरी तरह रुकना। जब सेंटेंस या कोई भी वाक्य कंप्लीट हो जाता है, पूरा हो जाता है, तो उस वाक्य के अंत में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। पहले और दूसरे वाक्य में सामान्य रूप से रुकने का संकेत है, अतः वाक्य के अंत में पूर्ण विराम लगाया गया है। तीसरे वाक्य में प्रश्न पूछा गया है, लेकिन यह अप्रत्यक्ष प्रश्न है, अतः इस वाक्य के अंत में पूर्ण विराम आया है। ठीक है, देख लिया जाए एग्जाम्पल में क्या दिया है। देखिए, यही पूछ रहा है कि बताओ कि सूरज किस दिशा में उगता है। यहाँ पर जो किस लगा है, यह पढ़ने से लग रहा है यह प्रश्नवाचक शब्द होना चाहिए, जबकि प्रश्नवाचक शब्द नहीं लगा है। क्या लगा है? पूर्ण विराम का चिन्ह लगा है। तो बताओ कि, जब किसी से प्रश्न पूछा जा रहा है आंसर देने के लिए, तो यहाँ पर पूर्ण विराम का चिन्ह लगा दिया जाएगा। बाकी ऊपर सभी में पूर्ण विराम का चिन्ह लगा हुआ है, यहाँ पर भी क्या लगेगा? पूर्ण विराम का ही चिन्ह लगेगा। बताओ कि सूरज किस दिशा में उगता है। ठीक है, अब आपका सेकंड है आपका
प्रश्न सूचक चिन्ह। प्रश्न सूचक चिन्ह जिसे आप बोलते हैं क्वेश्चन मार्क। जब वाक्य में जब सीधा प्रत्यक्ष प्रश्न पूछा जाता है, जब वाक्य में सीधा और प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट, वाक्य में जब सीधा प्रत्यक्ष प्रश्न पूछा जाता है तब वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह, या आपका कौन सा चिन्ह है, प्रश्न सूचक चिन्ह कहिए या प्रश्नवाचक चिन्ह कहिए या क्वेश्चन मार्क बोलते हैं। इसको क्वेश्चन मार्क बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में इसे प्रश्नवाचक चिन्ह या प्रश्न सूचक चिन्ह कहा जाता है। जैसे उदाहरण से समझते हैं। घर के अंदर कौन आया है, क्वेश्चन मार्क लगा है। तुम बाहर क्यों बैठे हो, प्रश्नवाचक चिन्ह। यहाँ कब तक बैठे रहोगे, प्रश्नवाचक चिन्ह। मेरी पुस्तक किसने उठा ली, प्रश्नवाचक चिन्ह। कैसे पता करेंगे यह प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर लगेगा, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है। घर के अंदर कौन है, यहाँ कौन लिखा है, यहाँ क्या है, क्यों, कब तक, किसने। ठीक है, आप इस सर्कल के अंदर जो देख रही हैं सब क्या है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है। फर्स्ट है आपका घर के अंदर कौन आया है, तो कौन करके प्रश्न पूछा जा रहा है, तो लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। सेकंड में तुम बाहर क्यों बैठे हो, तो क्यों लगा करके प्रश्न पूछा जा रहा है, तो वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह या प्रश्न सूचक चिन्ह या क्वेश्चन मार्क लगाया जाएगा। सिंबल आप देख ही रहे हैं कैसा बना है। यहाँ कब तक बैठे रहोगे, इसमें भी प्रश्न पूछा जा रहा है तो प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। और आपका फोर्थ है मेरी पुस्तक किसने उठा ली, तो यह भी प्रश्न पूछा जा रहा है तो प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। तीसरा है आपका विस्मयादि बोधक चिन्ह। ठीक है, विस्मयादि बोधक चिन्ह जब वाक्य के प्रारंभ में खुशी, आश्चर्य, दुख, घृणा, शोक आदि भावों को दर्शाने वाले शब्द का प्रयोग किया जाए तब उनके बाद या वाक्य के अंत में विस्मयादि बोधक या विस्मयादि सूचक चिन्ह लगाया जाता है। अब बात आती है विस्मयादि बोधक चिन्ह क्या होता है या विस्मयादि बोधक चिन्ह क्या होता है। जैसे जब कहीं खुशी प्रकट किया जाए, आश्चर्य, दुख, घृणा, शोक इत्यादि भावों को दर्शाया जाता है। जब हमको खुशी हो, जब हम कोई काम करते हैं हमको बहुत खुशी हो, प्रसन्नता हो, तब इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आप देख रहे हैं यहाँ पर यह जो चिन्ह है आपका, इस सर्कल में देख रहे हैं जो चिन्ह है यही आपका क्या है, विस्मयादि बोधक चिन्ह है। जब खुशी हो, आश्चर्य हो, दुख हो, घृणा हो, शोक हो आदि भाव को दर्शाने के लिए हम विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं या विषम्य सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे अरे तुम गए नहीं, अरे तुम गए नहीं। दूसरा अरे तुम आ गए। ठीक है, ये क्या है आपका, इसमें आश्चर्य प्रकट किया जा रहा है। क्या, अरे तुम गए नहीं, तो क्या हो गया आपका, यहाँ पर भी विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया गया। अरे के बाद आप देख रहे हैं चिन्ह का प्रयोग किया गया है। ऐसे आप एक स्टैंडिंग लाइन रहेगी और अंत में क्या रहेगा, एक छोटा सा पॉइंट रहेगा। तो अरे तुम गए नहीं, अरे तुम आ गए, क्या है आपका, अरे के बाद लगा है। फिर यहाँ पर भी अरे के बाद जो चिन्ह लगा है इसी चिन्ह को हम विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते हैं। यह आश्चर्य प्रकट कर रहा है। ठीक है, इसमें और भी एग्जाम्पल देखते हैं। छी, तुम्हें देखने का भी मन नहीं करता। अब देखो इसमें क्या है, छी मतलब किसी वस्तु को देख करके घृणा प्रदर्शित की जा रही है। छी मतलब क्या होता है, घृणा। तो अभी ऊपर पढ़े आश्चर्य है, खुशी है, घृणा है, शोक है, ऐसे शब्द अगर आते हैं या ऐसे सेंटेंस आते हैं तो विस्मयादि सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ऐसे सिंबल होता है उसका चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। छी, छी तुम्हें देखने का भी मन नहीं करता है, तो देख रहे हैं आप चिन्ह का प्रयोग किया गया विस्मयादि सूचक चिन्ह का। ओह भारत फिर हार गए, यहाँ पर देखो दुख प्रकट हो रहा है। यहाँ पर क्या प्रकट हो रहा है, दुख प्रकट करने के लिए ओह का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अल्प विराम। अल्प विराम का मतलब होता, अल्प मीन्स होता है थोड़ा थोड़ा, और विराम मतलब रुकना, मतलब थोड़े समय के लिए जब हम रुकते हैं तो वह अल्प विराम कहलाता है। देख रहे हैं आप अल्प विराम, जिसे आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं,
कामा का नाम से जानते हैं, कामा। जब वाक्य के बीच में कहीं पर कम समय के लिए रुकना हो तब वहाँ अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है या अल्प विराम लगाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करेंगे। इसको राकेश, कामा, दिनेश और पीटर एक ही कक्षा में पढ़ते हैं। अब देखिए, राकेश है, दिनेश है और पीटर है। देखिए राकेश के बाद कामा लगा है, यहाँ पर देख रहे हैं आप, कामा का चिन्ह लगा है। राकेश, कामा, दिनेश और पीटर एक ही कक्षा में पढ़ते हैं। तो क्या समझ में आ रहा है कि राकेश, दिनेश और पीटर यह 3 नाम दिया गया है। तो राकेश के बाद कामा लगा है, राकेश के बाद क्या लगा गया है, यहाँ पर देख रहे हैं कामा लगा है यहाँ पर, और यहाँ पर और लगा है। अगर मान लीजिए एक और नाम रहता, जैसे राकेश, दिनेश, सुरेश और पीटर एक ही कक्षा में पढ़ते हैं, तो अगर 4 नाम आ जाता तो क्या करते हैं, लास्ट वाले नेम से पहले और लगाएंगे और बाकी जितने भी नाम आएंगे उससे पहले सब में हम कामा लगाते जाएंगे। तो राकेश, उसके बाद कामा लगा है, दिनेश और पीटर एक ही कक्षा में पढ़ते हैं। अगर यही कामा नहीं रहता तो क्या होता, अगर यहाँ पर कामा नहीं रहता तो क्या होता, तो हो जाता राकेश, दिनेश एक साथ पढ़ते हैं, राकेश, दिनेश, तो ये क्या हो जाता है, यह एक हो जाता है, ये सिंगल हो जाता है, यह दूसरा, यह डबल हो जाता है। डबल मतलब यह एक नाम हो जाता है, यह दूसरा नाम, तो 2 ही बच्चों का नाम होता है या 2 ही लोगों का नाम रहता है। कामा लगाने से क्या हो गया, राकेश अलग है, दिनेश अलग है और पीटर अलग है, मतलब 3 लोग हैं। अगला एग्जाम्पल है, मैंने आम, कामा, केले और सेब खरीदे। मैंने आम, केले और सेब खरीदे। तो क्या क्या खरीदा गया, आम खरीदा गया है, केले खरीदे गए हैं और सेब खरीदे गए हैं। ठीक है, तो इसमें कितनी फल हैं, आम अलग है, केले अलग हैं और सेब अलग है। तो आम के बाद कामा लगाया गया है। जब हम अल्प समय के लिए, कुछ थोड़े समय के लिए रुकते हैं तो वहाँ पर अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। आप यहाँ देख रहे हैं, जब हाँ या नहीं वाक्य में पहले आए तो उन पर बल देने के लिए हाँ या नहीं विराम लगाया जाता है। जैसे हाँ मैं सारे फल खाऊंगा, हाँ मैं सारे फल खाऊंगा, तो हाँ के बाद कामा लगा, उसके बाद पूरा सेंटेंस लिखा गया है। लास्ट में सेंटेंस कंप्लीट हुआ तो पूर्ण विराम का चिन्ह लगा गया है। नहीं मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, नहीं मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, नहीं मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। तो ऐसे सेंटेंस आते हैं, तो नहीं हो या हाँ हो तो उसके बाद क्या लग जाएगा, कामा लग जाएगा। जैसे आप देख रहे हैं, नहीं मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, तो नहीं के बाद कामा है, बाकी मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, सेंटेंस कंप्लीट हुआ तो पूर्ण विराम का चिन्ह लगा दिया गया है। नेक्स्ट आपका है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह शब्दों के जोड़ों अर्थात शब्द युग्म में योजक चिन्ह का प्रयोग किया। जब पेयर वाले शब्द आए, जैसे माता पिता, पेड़ पौधे, यहाँ वहाँ, धीरे धीरे, ऊंचा नीचा, तो ऐसे शब्द आते हैं, तो इन शब्द युग्मों के मध्य में, इन शब्द युग्मों के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। योजक चिन्ह आप देख रहे हैं यहाँ पर, क्या एक छोटा डैश होता है, यही आपका क्या होता है, योजक चिन्ह होता है। जैसा कि आप अपनी बुक में देख रहे हैं, यहाँ पर कौन सा चिन्ह लगा है, सर्कल के अंदर देखिए, यह कौन सा चिन्ह है, यही आपका क्या है, योजक चिन्ह कहलाता है। नेक्स्ट है आपका एग्जाम्पल देखा जाए, कछुआ धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। तो धीरे धीरे आपका शब्द युग्म है, तो इनके बीच में देख रहे हैं आप योजक चिन्ह लगा है। माता पिता का कहना मानो, तो माता पिता भी शब्द युग्म है या ये पेयर वाले शब्द हैं, तो इनके बीच में आप चिन्ह लगा है शब्द योजक चिन्ह का। चलते चलते वह रुक गया, आने जाने वालों का तांता लगा रहा है। तो यह क्या है आपका, कहाँ कहाँ आपका शब्द युग्म है, देखिए आपका धीरे धीरे, माता पिता,
चलते चलते, आने जाने। यह जो आप देख रहे हैं बॉक्स के अंदर दिया है, यह आपका क्या है, शब्द युग्म है। और इन्हीं दो शब्दों के बीच में या शब्दों के जोड़ों के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। जब तुलना करने के लिए, तुलना मीन्स एक दूसरे से कंपेयर करना, तुलना करना, तो जब तुलना करने के लिए सा सी से का प्रयोग होता है तब उसके साथ भी यह चिन्ह लगाया जाता है। जब कंपेयर करते हैं, कंपैरिजन करते हैं या तुलना करते हैं, जब तुलना करने के लिए सा सी से का प्रयोग होता है तब उसके साथ भी योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए, मैंने तुझसा गिरा हुआ इंसान नहीं देखा। अब देखिए तुझसा आया है, यहाँ पर क्या आया है, तुझसा। तो तुझसा के बीच में योजक चिन्ह लगा है, मुझसा, छोटा सा। तो ऐसे शब्द जब सा सी से भी आता है तो भी योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। एक बार दोबारा समझ लेते हैं हम लोग। जब तुलना करने के लिए सा सी से का प्रयोग होता है तब उसके साथ भी यह चिन्ह, कौन सा चिन्ह, योजक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे मैंने तुझसा गिरा हुआ इंसान नहीं देखा, यहाँ पर देख रहे हैं तुझसा के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया। मुझसा मित्र तुम्हें कहीं न मिलेगा, तो मुझसा के बीच में भी योजक चिन्ह। आप मेरा छोटा सा काम कर देंगे ना। अब देखिए न के बाद विस्मयादि सूचक चिन्ह लगा है न, ठीक है। नेक्स्ट है आपका निर्देशक चिन्ह, निर्देश देने के लिए है। अब इसको समझते हैं हम लोग। निर्देशक चिन्ह, जब अपनी बात को स्पष्ट करना हो, जब अपनी बात को क्लियर स्पष्ट करना हो या उदाहरण देना हो या संवादों में वक्ता का नाम बताना हो तब निर्देशक चिन्ह लगाया जाता है। यह जो चिन्ह होता है ये योजक चिन्ह से थोड़ा सा बड़ा लाइन होती है। जैसे योजक चिन्ह में जो लाइन होती है बीच में वो बहुत छोटी लाइन होती है, ऐसी होती है। लेकिन जब निर्देशक चिन्ह होता है वह जो डैश होता है वो क्या होता है, थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है। देखिए अब, जब अपनी बात को स्पष्ट करना हो या उदाहरण देना हो या संवादों में वक्ता का नाम बताना हो तब निर्देशक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, ठीक है। राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। थोड़ा इसको जूम कर लिया जाए। राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। यहाँ पर क्या दिया जा रहा है, यह जो चिन्ह लगाया है यह निर्देशक चिन्ह या निर्देशक चिन्ह लगाया गया है। राजा दशरथ के कितने पुत्र थे, तो डैश करेंगे, लंबा सा डैश, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। परिश्रम से तुम कुछ भी पा सकते हो, डैश, मान, धन दौलत, सुख शांति आदि। अब देखिए धन दौलत आया है, सुख शांति आया है, ठीक है। यहाँ पर बीच में आपका निर्देशक चिन्ह लगाया गया है, लास्ट में पूर्ण विराम का चिन्ह लगा है। रीना, अब यहाँ तो देखिए निर्देशक चिन्ह है, आज मैं खेलने नहीं जाऊंगी, आज मैं खेलने नहीं जाऊंगी, और यहाँ पर आपका पूर्ण विराम का चिन्ह लगाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका उद्धरण चिन्ह, जिसे आप सिंगल इन्वर्टेड कामा या डबल इन्वर्टेड कामा के नाम से इंग्लिश में जानते हैं। इन्हीं सिंगल इन्वर्टेड कामा को हिंदी में उद्धरण चिन्ह कहते हैं। जब किसी की कही हुई बात को ज्यों का त्यों लिखना, मतलब यदि कोई बात कोई कहता है और हम उसी बात को उसी की भाषा में लिख देते हैं, ठीक है। मतलब जो जैसा, जैसे डायरेक्ट बात होती है ना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता है इंग्लिश में, तो जो जैसा कहता है उसी की बात को सेम उसी लैंग्वेज में या सेम उसी शब्द को पूर्ण रूप से कह देना, वही आपका क्या कहलाता है, आपका जब किसी की कही हुई बात को ज्यों का त्यों लिखना हो तब उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। सिंगल इन्वर्टेड कामा या डबल इन्वर्टेड कामा में लिखते हैं। जैसे
तिलक ने कहा स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। यह तिलक जी द्वारा कहा गया कथन है, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो आप जैसा उन्होंने बोला वैसा लिखा है, तो ऐसा सेंटेंस हो तो डबल इन्वर्टेड कामा में लिखते हैं या उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आपका, माँ ने पूछा ये अंडे किसने तोड़े। माँ ने पूछा, जैसे आपने कोई गलती किया, आपकी मम्मी ने या किसी की भी मम्मी ने उस बच्चे से पूछा, और वही बच्चा जा कर के अपने छोटे भाई बहन या बड़े से भी उससे वही क्वेश्चन करता है, तो ऐसे शब्दों के बीच, ऐसे वाक्यों में आप डबल इन्वर्टेड कामा का प्रयोग करेंगे, उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करेंगे। उद्धरण चिन्ह क्या होता है आपका, ऐसे होता है, ऐसे होता है। ये बात दोबारा समझ लेते हैं। इसमें उद्धरण चिन्ह में क्या होता है, आप इधर से ओपन होता है और यहाँ सेंटेंस लिखा रहता है, यहाँ पर क्या होता है, क्लोज होता है। मतलब उद्धरण चिन्ह ओपन और लास्ट में क्लोज होता है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू क्लास, थैंक यू बच्चों।